गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। अब देखिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। उसके बाद देखिए ऑडिटिंग का चैप्टर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए जैसे हमने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था कि जो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, उसको चेक करना एंड एस्टेब्लिश देयर कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड फेयरनेस। मतलब ये देखना कि जो अकाउंट्स है वो सही बने हैं या नहीं बने, कंप्लीट हैं या नहीं, करेक्ट एंड फेयर है या नहीं, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं या नहीं, जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं, सो दैट ऑडिटर इज़ इन अ पोजीशन टू सर्टिफाई, ताकि ऑडिटर उसको सर्टिफाई कर सके कि P&L अकाउंट या बैलेंस शीट जो बनाई गई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि वो फेयर व्यू प्रेजेंट करता है या नहीं, है ना। तो इसके लिए जो है वो ऑडिटिंग की जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मेन ऑब्जेक्ट, है ना, मेन ऑब्जेक्ट, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। तो देखो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब ये देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग का, कि जो अकाउंट्स हैं जैसे लाइक P&L अकाउंट या बैलेंस शीट, उसको चेक करना और नॉलेज लेना अकाउंट्स के बारे में अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट, कि जो अकाउंट है वो करेक्ट होनी चाहिए, फेयर एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। जैसे बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिटर को ये सर्टिफिकेट देना होता है कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट, है ना, नथिंग इज़ हाइड, कुछ भी छुपाया नहीं गया है, कुछ भी कंसील नहीं किया गया है, तो जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का उसको सर्टिफिकेट देना होता है। तो ऑब्वियसली इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो ट्रुथ प्रेजेंट कर रहे हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन दिखाई गई हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं एंड करेक्ट हैं इन एवरी एस्पेक्ट, है ना। तो इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्ट इसी को अचीव करना है। और इसका रीज़न यही है कि ऑडिटर शुड कीप द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, कि अपने माइंड में उसको ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं वो रखने पड़ते हैं, ये तीनों एस्पेक्ट रखने पड़ते हैं, उसको रखकर ही वो अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके जो मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इन सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट तो मेन जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करना, है ना। लेकिन जो इन ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। तो द ऑब्जेक्ट विच हेल्प इन अटेनिंग द मेन ऑब्जेक्ट आर नोन एज सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। जिसमें पहला आता है डिटेक्शन ऑफ एरर, है ना। अब ये देखो एरर क्या होता है, नाम से पता चलता है गलती, कोई मिस्टेक हो जाना जो अनजाने में हो जाती है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ एरर्स आर कमिटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से होती हैं या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती हैं, कि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या कुछ आप भूल जाते हैं, है ना, तो आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है। हाउएवर समटाइम्स अपॉन ग्रेटर इन डेप्थ एग्जामिनेशन इट मे कम टू लाइट दैट सम एरर्स हैव बीन कमिटेड डेलिबरेटली, कि कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो जानबूझकर की जाती हैं, लेकिन जो मिस्टेक्स जानबूझकर की जाती हैं वो एरर नहीं है, वो क्या है, फ्रॉड। तो 2 कैटेगरी आती हैं इसमें, एक एरर, एक फ्रॉड। जो अनजाने में हो गई गलती जिसका आपको पता नहीं चला वो तो कहलाएगा एरर, लेकिन जो जानबूझकर की गई है, जो डेलिबरेटली की गई है, सोच समझकर की गई है रैशनल तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉड, नॉट अ मिस्टेक। तो जो P&L अकाउंट या बैलेंस शीट, उसकी ट्रूथफुलनेस या उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर इन दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो जब हम बात करें एरर्स की, तो ये जो एरर्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ये वैसे आप पढ़ चुके हो, है ना, 11th में आपने ये एरर्स पढ़े होंगे। वही सेम एरर्स यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, तो ऑडिटर इनको चेक करेगा। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। अब देखो नाम से पता चल रहा है एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल की अशुद्धि। तो जब कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से रह जाती है, भूल जाते हैं, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। इस केस में जो बुक्स प्रिपेयर होती हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंट्री कोई मतलब करनी ही रह जाती है, और ऑब्वियसली ना तो डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट हुआ, तो इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक को ढूंढना मुश्किल होता है। अगर स्टार्टिंग से ही जर्नल एंट्रीज़ को देखा जाए, वहाँ पर ही पता चलेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन की ही नहीं है।
जैसे आपने कोई गुड्स परचेज़ की 300 रुपीज़ की फ्रॉम रमेश, है ना, लेकिन इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ना तो कुछ डेबिट किया और ना ही क्रेडिट किया, तो ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, फाइनल अकाउंट्स भी बन जाएंगे। लेकिन ये जो एरर है ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगी और ये क्या है, कंपैरेटिवली मच हार्डर टू लोकेट। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसको तभी ढूंढा जा सकता है जब आप स्टार्टिंग से ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको चेक करें। सेकंड होता है एरर ऑफ कमीशन। ये एरर होली या पार्शली रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। जनरली इस एरर में क्या आता है, रॉन्ग एंट्रीज़, कि आपने एंट्री गलत कर दी, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, या जब कैरी फॉरवर्ड किया एक पेज से दूसरे पेज पर तो गलत लेके गए, है ना। तो इस तरह की जो एंट्रीज़ हैं वो कहलाती हैं एरर ऑफ कमीशन। अब क्योंकि इस तरह की एंट्रीज़ भी जो मिस्टेक होती है वो दोनों साइड पर होती है ना, तो फिर इसी वजह से भी ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाता है। जैसे सपोज़ आपने गुड्स परचेज़ की 5400 की, है ना, लेकिन एंट्री कर दी गलती से 4500 की ऑन द बोथ साइड, ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, तो इस वजह से फिर आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बट इसको भी ढूंढने के लिए ऑडिटर के अंदर मतलब बहुत अलर्टनेस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, तभी वो इसको ढूंढ पाएगा। अदरवाइज़ इस मिस्टेक को भी ढूंढना मुश्किल है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, अमाउंट में या टोटलिंग में कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये एरर हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पनसेटरी एरर। ये वो एरर है जिसमें कोई मिस्टेक तो होती है लेकिन दो मिस्टेक एक साथ हो जाती हैं। एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कॉम्पनसेट कर लेती है ना। व्हेन टू और मोर देन टू सच एरर्स यूजुअली अकर्स एट वन टाइम, एक टाइम पर ही होती हैं, एंड इन सच अ मैनर दैट दे बैलेंस आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दे कॉम्पनसेट ईच अदर। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, कॉम्पनसेटरी एरर। जैसे मोहन का अकाउंट डेबिट होना था 20 रुपीज़ से, लेकिन आपने कर दिया 200 रुपीज़ से। विनोद का अकाउंट आपने डेबिट करना था 20 से, है ना, और कर दिया आपने कितने से, 200 से। तो उसको करना था 200 से, आपने 20 से कर दिया। इसको करना था 20 से, लेकिन आपने 200 से कर दिया। तो ये दोनों जो अकाउंट्स हैं वो गलत हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेंगे और ट्रायल बैलेंस आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो नाम से पता चल रहा है प्रिंसिपल, कि जब कोई प्रिंसिपल की मिस्टेक हो जाती है, डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है उसकी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बुक्स को रखने में, बुक कीपिंग में, या स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है जब उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो इस तरह का जो एरर है वो कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे सपोज़ यू परचेज्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज़ किया, एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आप कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, कुछ डेबिट हुआ और कुछ क्रेडिट हुआ, लेकिन ये क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे सपोज़ आपने रिपेयर का कुछ अमाउंट पे किया मिस्टर राम को, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट आपने मिस्टर राम को डेबिट कर दिया, है ना। तो मिस्टेक तो है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक है वो अकाउंट से रिलेटेड है। तो इस तरह की जो मिस्टेक है उसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ऑब्वियसली इसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और इसको ढूंढना कंपैरेटिवली मुश्किल है। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, कि ये वो एरर है जिसमें कोई ट्रांजेक्शन दो बार हो जाती है। जैसे आपने मोहन से रिसीव किए 1000 रुपीज़, है ना, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन आप इसी एंट्री को दो बार कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उतना ही अमाउंट डेबिट हुआ और उतना ही अमाउंट क्रेडिट हुआ, है ना, तो भी आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो एरर्स कहलाती हैं हमारी 4-5 टाइप्स की। जो एरर्स हैं इनके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाता है और इसको लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, वैसे तो ऑडिटर का काम नहीं है ट्रायल बैलेंस को टैली करना, है ना। ट्रायल बैलेंस को टैली कौन करता है, अकाउंटेंट। उसके पास, ऑडिटर के पास ये तब जाएगा जब ये अकाउंट्स मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन कई बार जो ऑडिटर है उसको भी कह दिया जाता है या एक्स्ट्रा रेमुनरेशन या ऑनरेरियम दे दिया जाता है कि आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं और ट्रायल बैलेंस को टैली करना है। तो फिर उसको इस तरीके से जो ट्रायल बैलेंस है उसको, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को मिलाया जाए या कौन कौन सी एरर्स इसमें हो सकती हैं। तो सबसे पहला देखो है लोकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा ना, जैसे बताया, इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर,
उसका काम क्या है, उसको एग्ज़ामिन करना। लेकिन अगर उसको ये काम दिया जाता है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा ऑनरेरियम या रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहला काम वो क्या करेगा, चेकिंग द टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस के टोटल को चेक करेगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर फिर भी टोटलिंग में कोई गलती नहीं है, दोनों साइड थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं, तो उसको फिर केयरफुली क्या चेक करना है, फिर ये देखना है फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कि ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों को टोटल करेगा और फिर ये देखेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। और जो भी आ रहा है फिर उसका क्या करेगा, देखिए थर्ड स्टेप, हाफिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आया उसका आधा कर देगा, 1/2 एंड डबल, है ना। हो सकता है रॉन्ग साइड पे हो एंट्री, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिखी गई हो या क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखी गई हो, तो वो क्या करेगा, उसका आधा भी करेगा और उसका डबल भी करेगा। फिर चेक करेगा कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है या उससे अमाउंट जो मैच हो रहा है। अदरवाइज़ जितना डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 9, उसको 9 से डिवाइड करेगा। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स उसको फिगर को उल्टा लिखा गया है। जैसे 928 को 289 लिखा जाए तो डिफरेंस कितना आया, 639। अब ये देखिए 639 9 से डिविजिबल है, तो अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स फिगर उल्टी लिखी गई है। 100 प्लेस को जो है वो हो सकता है 1s प्लेस पर लिखा गया हो। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ जर्नल। उसके बाद भी अगर उसको नहीं मिलता कि कहाँ पर मिस्टेक है, तो वो ईच एंड एवरी एंट्री, जर्नल की प्राइमरी बुक की हर एंट्री को वो चेक करेगा, हर एंट्री की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं। फिर उसकी वो लेज़र में पोस्टिंग देखेगा। फिर चेकिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद जितनी भी सब्सिडरी बुक्स बनाई गई हैं, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सबको वो अलग अलग चेक करेगा। देन चेकिंग द पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, फिर सब्सिडरी बुक्स में जो लेज़र में पोस्टिंग हुई है, लेज़र फोलियो से, लेज़र फोलियो मीन्स लेज़र पेज जो है उससे चेक करेगा कि एंट्री सही हुई है या नहीं हुई। ईच एंड एवरी कॉलम विल बी चेक्ड, है ना, ताकि पता चले कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। उसके बाद चेकिंग द बैलेंस ऑफ लेज़र, लेज़र के बैलेंस को चेक करेगा कि जितने भी बैलेंस लेज़र के हैं क्या वो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड हुए हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम कोई बैलेंस भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो फिर जो ओपनिंग एंट्रीज़ हैं उसको चेक किया जाएगा, है ना। ओपनिंग एंट्रीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई हैं या नहीं हुई, तो इसके लिए आप पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसको देख सकते हैं कि पिछले साल की बैलेंस शीट में जितना अमाउंट है क्या वो कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। और सबसे लास्ट में वो कंपैरिजन करेगा विद द लास्ट ईयर्स ट्रायल बैलेंस, कि हो सकता है कोई फिगर पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में हो लेकिन अब ना हो इस ट्रायल बैलेंस में, तो वो उसको चेक करेगा। और चेक करने के बाद फिर तो 100% चांसेस है कि इस एवरीथिंग इज़ चेक, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक मिल जाएगी। और अगर फिर भी कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाती है तो फिर वो और डिटेल में चेक करेगा यूजिंग हिज कॉम्पिटेंस एंड इंटेलिजेंस। तो ये था एरर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब जैसे बताया था फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड वो इंटेंशनली की गई मिस्टेक है जो जानबूझकर की गई है, डेलिबरेटली की गई है ना। तो द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। फ्रॉड्स आर दोज इनएक्यूरेसी, वो इनएक्यूरेसी है या वो एरर है जो इंटेंशनली की गई है, जानबूझकर की गई है, एंड विद द एम ऑफ हार्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना है। तो मिस्टेक्स और एरर्स को तो ढूंढना फिर भी आसान है क्योंकि वो प्लान्ड मैनर में नहीं होते, है ना। लेकिन अगर ये जो फ्रॉड किए जाते हैं वो प्लान्ड मैनर में होते हैं एंड विद द व्यू ऑफ डिसीविंग अदर्स, दूसरों को धोखा देने के लिए होते हैं। तो फ्रॉड को ढूंढना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है ना, क्योंकि इसके अंदर सारे सबूत छुपा दिए जाते हैं, तो उनको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है।